तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी शानदार होंगे और आप लोग का जो सफ़र है वो भी शानदार चल रहा होगा पढ़ाई लिखाई का। तो चलिएगा दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपका अपना दोस्त समीक कुमार फिर से आज हाजिर हो चुका हूँ। तो पुराने अंदाज में आज जो है फिर से एक नए जो है क्वेश्चन पेपर के साथ ईवीएस सीटेट एग्ज़ाम का फिर से आज जो है हंगामा करने के लिए तैयार हो चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सफ़र, जिसमें जो है आज हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं आपके ईवीएस जो है 2014 का एग्ज़ाम का, जो कि आपके 16 फरवरी को हुआ था। देखिए 2014 में जो है आपका 2 बार एग्ज़ाम हुआ था, एक बार सितंबर में और एक बार फरवरी में, है ना। इसलिए जो है अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ये जो है इसका पार्ट 1 है। मतलब पहला जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट 2014 में फरवरी महीने में 16 फरवरी को, उसका यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। शानदार तरीके से आज विजुअलाइज करके पूरा देखेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज का हमारा पहला वीडियो। शानदार क्वेश्चन, चलिए पढ़िए मेरे साथ। आप लोग भी अपने जो है सफ़र को एंजॉय कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए, है ना। आपको इसमें से सबसे सटीक आंसर आपको चुनना है। सत्य कथन, सबसे सही कथन कौन सा है वो आपको चुनना है। हाथियों के बारे में है, हाथियों के बारे में जनरल जो आपको चीज़ें होनी चाहिए एनसीईआरटी में आपको दी हुई है। हाथियों के बारे में सामान्य जानकारी आपको पता होगा, ठीक है। तो उसी संबंधित आपके क्वेश्चन है। हाथी जो है गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि उससे उनके शरीर में को ठंडक मिलती है। अच्छा, गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं इसलिए उसके शरीर को ठंडक मिलती है। काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि जो हाथी होता है उसका रंग जो है काला होता है ना। और काला रंग जो है क्या होता है, प्रकाश का अवशोषक होता है। और प्रकाश का अवशोषक होने के कारण क्या होगा, उसको गर्मी ज़्यादा लगेगी और गर्मी से राहत पाने के लिए क्या करेगा, वो ठंडक मिले इसलिए वो क्या करेगा, जो गंदे जो जल होगा या कीचड़ गंदला जो जल होगा वो कीचड़ होगा उसमें जो जाकर के मस्ती करेगा। आप लोग मस्ती करते हुए हाथी को देखे जरूर होंगे, है ना। तो उसी प्रकार ये तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट पे जाते हैं। अधिकतर हाथी, यहाँ पे हाथियों का साथी नहीं, अधिकतर हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। क्या बात है। यदि वो दिन में 10 घंटे आराम करेगा तो फिर खाएगा पिएगा और घूमेगा कब, है ना, सैर कब करेगा, है ना। तो ये काफ़ी हद तक 10 घंटा तो नहीं होना चाहिए, ये लगभग 3 से 4 घंटा आराम करता है हाथी जो है। 3 से 4 घंटे का, 3 to 4 आवर्स, एक दिन में 3 से 4 घंटा जो है एक हाथी जो है आराम करता है। उसके लिए ज़रूरी है 3 से 4 घंटा आराम करना, है ना। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तो दूसरा तो रॉन्ग हो गया। तीसरा स्टेटमेंट में आते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम का होता है, ये भी सही है। 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है उसका वजन लगभग 200 किलोग्राम का होता है, लगभग 200 किलोग्राम। और एक जो हाथी होता है वो एक दिन में लगभग क्या करता है, 100 से 130 किलोग्राम तक का भोजन ग्रहण करता है। एक जो हाथी है वो पर डे एक दिन में जो है 100 से 130 किलोग्राम तक का भोजन ग्रहण कर सकता है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग है और तीसरा स्टेटमेंट सही है और चौथा स्टेटमेंट भी क्या है आपका सही है ना। तो पहला हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, दूसरा भी करेक्ट है और तीसरा भी सॉरी दूसरा करेक्ट नहीं है और तीसरा करेक्ट है और चौथा आपका करेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा से ABCD जो है यहाँ पे नंबर जो है गलत हो चुका है, ABC और D ये होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपका A जो है करेक्ट हो जाएगा, C जो है करेक्ट हो जाएगा, D। तो ACD कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस आप लोग के साथ होगा तो मजा करेंगे हम मिल करके। या भाई तो आप यहाँ पे अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। यदि पसंद आया तो जम के शेयर कीजिएगा, हमारा सपोर्ट कीजिएगा भाइयों और बहनों। तो चलिएगा आइएगा। मधुबनी चित्रकला के बारे में आप लोग क्या जानते हो भाई, उसी के बारे में आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने एनसीईआरटी में। मधुबनी चित्रकला क्या है, मधुबनी चित्रकला जिसको आप लोग जो है मिथिला पेंटिंग भी कहते हो, है ना, मिथिला पेंटिंग। मधुबनी चित्रकला को मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। तो मधुबनी चित्रकला के बारे में आपको बताना है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन कौन सा है। तो इन चित्रों को बनाने में नीम, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल सही है भाई। यदि इन चित्रों को आपको बनाना है, मधुबनी चित्रकला जो कि उत्तर बिहार की सबसे फेमस चित्रकला है, मधुबनी चित्रकला, है ना, जिसमें जो विभिन्न प्रकार के जो है ये स्थानीय जो है वहाँ पे कलाकृतियाँ वगैरह इसमें जो है बनाई जाती है। मधुबनी चित्रकला में स्थानीय कलाकार वहाँ पे काम करते हैं। बहुत ही फेमस पेंटिंग है हमारे मिथिला पेंटिंग जो है। इसमें जो है इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। इनमें जो है
और इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, इन चित्रों को बनाने में नीम, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे प्राकृतिक रूप से जो है यहाँ पे रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, प्राकृतिक रंगों का, है ना। इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि के जो है चित्र बना करके अपनी कला को उकेरा जाता है ना। दूसरा बोलता है यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पे पड़ा है। तो ये तो रॉन्ग हो रहा है। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो मैं बताया हूँ आपको, राजस्थान से इसका कोई संबंध नहीं है, ये आपका बिहार से संबंधित है। बिहार का मधुबनी जिला है जो कि उत्तरी बिहार में पड़ता है ना, इसलिए यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखेंगे, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी आदि दिखाए जाते हैं। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही जा रहा है ना। तो यहाँ पे आपको ए और डी स्टेटमेंट आपके सही जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका सीटेट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है इसका आंसर किसको लिया गया है, तो इसमें जो है सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है इसका आंसर किसको लिया गया है, सही कथन चुनिए, है ना। तो यहाँ पे तो वैसे एक से ज़्यादा कथन सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यह लोक चित्रकला, लोक नहीं होगा, यहाँ पे लोक होगा, है ना। यहाँ पे लोक नहीं है, लोक चित्रकला बहुत पुरानी है, इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पे पड़ा है। तो इसका जो आंसर सीटेट ने किसको लिया है, दूसरे नंबर को, है ना। तो मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। वैसे इसमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आपके सही होते हुए नजर आ रहे हैं, पर जो सीटेट द्वारा जो आंसर लिया गया है वो इसका ऑप्शन नंबर बी को लिया गया है। ये क्या है, मधुबनी नामक स्थान पर इसका नाम पड़ा है, इसलिए इसको बोला जाता है मधुबनी चित्रकला, है ना। तो मधुबनी नामक स्थान पर इसका फेमस हुआ है, इसलिए इसको मधुबनी चित्रकला भी बोला जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है बी, ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। सीटेट एग्जाम में जो लिया गया उसको, बाकी उसमें कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन था वो। इसके बाद दूसरा नंबर आते हैं। दूसरा नंबर का आंसर आप लोगों ने माफ कीजिएगा, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर, ये भाई साहब जो है, जो कि आपको आंसर अब पता चल गया होगा आप लोग को, ये भाई साहब जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाना पसंद करता है ना। इस भाई साहब के बारे में आपको बताना है। ये जो आप देख रहे हो महोदय जी जो है ना, ये महाशय जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाना पसंद करता है। ये भैया जी जो है ना, पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाना पसंद करता है। तो इसका नाम आपको बताना है, ये कौन सा है, शक्करखोरा है, कलचड़ी है, या फिर फाख्ता है, फिर कौवा है। तो सबको आपको पता हो गया होगा, ये कौवा ही है। कौवा भाई साहब जो है ये सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है ना, कौवा जो है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। यदि दूसरे पक्षियों की बात करें, मान लो, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पर कौवा जो है आप लोग को नजर आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें दूसरे पक्षियों का, है ना, शक्करखोरा जो है पर्स के आकार का जो है पेड़ की पतली शाखाओं पे ये जो है लटकता हुआ घोंसला बनाता है ना। शक्करखोरा जो है ये लटकता हुआ घोंसला बनाना पसंद करता है। कौवा के बारे में तो आपको बता दिया, ये जो है पेड़, ये जो ऐसा पक्षी होता है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। और कौवा के बारे में एक चीज़ और जानना है, जो कौवा का घोंसला होता है वो ज़्यादातर आपके क्या होता है, लोहे की जो छड़ी होती है, लोहे की छोटे मोटी जो जालियाँ वगैरह टूटी फूटी होती है उससे जो है अपना घोंसला बनाता है। और जो कौवा होता है, ये कौवे के जो घोंसले में जो कोयल जो है अपना अंडा देती है, और ये जो है कौवा भाई साहब जो है अब कोयल के जो अंडे को अपना अंडा समझ करके उसका क्या करती है, उसको सेती है, उसका लालन पालन करती है ना। तो ये भी बात आपको ध्यान रखने वाली बात ही है, बात जो है कौवा के बारे में जरूरी है। इसके अलावा कलचिड़ी जो होता है, कलचिड़ी के बारे में यदि हम बात करें तो ये दीवारों के जो छेद होते हैं, छोटे छोटे जो छेद बने होते हैं दीवारों में आपके घरों में, है ना, या पेड़ के जो खोल होता है, पेड़ का जो खोल होता है इसमें जो है अपना घोंसला बनाना पसंद करती है। उसके अलावा जो है फाख्ता जो होता है, फाख्ता जो आप लोग देख रहे हो चौथे नंबर में जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये बहुत ही नीचे जो है, नीची ऊंचाई पर, निम्न ऊंचाई वाले पेड़ों पर घोंसला बनाना पसंद करती है। तो इस प्रकार मैं चारों कथन के बारे में आपको बता दिया। शक्करखोरा जो कि आपके लटकता हुआ घोंसला बनाती है, कलचिड़ी जो कि आपका जो है पेड़ के जो है आकार जो है, ये जो कलचिड़ी जो होता है ये जो है दीवारों के छेद पे जो है घोंसला बनाना पसंद करती है, पेड़ के खोले में खोल जो होते हैं उसमें घोंसला बनाती है। कौवे के बारे में बता दिया, ये इस क्वेश्चन का आंसर कौवा ही होगा। फाख्ता के बारे में भी आप लोग को बता दिया, ये सबसे निचले स्थान पे घोंसला बनाना पसंद करती है, जबकि सबसे ऊंचे स्थान पर जो घोंसला बनाती है वो कौन सा आपका कौवा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पोचमपल्ली गाँव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए क्या है, फेमस है। पोचमपल्ली गांव के बारे में आप लोग को पता होगा, पोचमपल्ली गांव के बारे में सुना होगा। ये एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए फेमस है ना। इसे पोचमपल्ली
भी कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? कौन से राज्य में पड़ता है आपको बताना है। केरल का है तो केरल का भाग नहीं है ये, कर्नाटक का भी नहीं है, ये होगा आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है पोचमपल्ली गांव। और पोचमपल्ली क्यों फेमस है भाई, ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, पोचमपल्ली जो है यहाँ पे कपड़ों के लिए फेमस है। पोचमपल्ली में जो साड़ियाँ बनती है वो उसके लिए फेमस है। वहाँ की जो साड़ियाँ है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पोचमपल्ली साड़ियाँ, है ना। और ये जो पोचमपल्ली है वो आंध्र प्रदेश के कौन से जिले में पड़ेगा? नालगोंडा जिले में। तो नालगोंडा जिले का एक गांव है जिसको बोलते हैं पोचमपल्ली गांव। और ये जो है वहाँ पे फेमस किस लिए है? साड़ियों के लिए फेमस है ना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तानी ओक, जैसे कि आप लोग डायग्राम पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रेगिस्तानी ओक का मैं यहाँ पे डायग्राम अटैच किया हुआ हूँ। तो देख सकते हो ये जो है आपका डायग्राम दिख रहा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आपका आंसर जो है देना है ना। ऑप्शन आपको दिए हुए गिवन ऑप्शन कौन कौन से एक बार पढ़ लेते हैं। रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तानी ओक के बारे में आपको बताना है ना। तो रेगिस्तानी ओक को काफ़ी हद तक जो है हमारे जो है राजस्थान में पाया जाने वाला एक पेड़ होता है जिससे कंपेयर किया जाता है। उस पेड़ का नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। रेगिस्तान में भी इसी प्रकार का एक पेड़ पाया जाता है जिससे उसको कंपेयर किया जाता है ना। तो चलिए उसका आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में नाम बताएंगे। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में आपको बताना है ये क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, इसकी विशेषता क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आपको मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपका पाया जाएगा। रेगिस्तानी ओक जो है यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ जो है टहनियों से लटकती है। ये रॉन्ग है, देख रहे हो कहीं पे आपका इसका जड़ जो है टहनियों से लटक रही है क्या? इस प्रकार से कहीं पे लटकी हुई है नहीं, है ना। तो ये तो दूसरा स्टेटमेंट तो रॉन्ग जा रहा है। पहला स्टेटमेंट सही हो गया, दूसरा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जहां तक पानी ना पहुंच पाए जब तक पानी ना मिल पाए, है ना। तो ये थोड़ा लिखा गलत है यहाँ पे, लेकिन ये स्टेटमेंट सही जा रहा है। इसकी जड़ें जो है जमीन की उस गहराई तक जाती है जब तक कि उसको पानी ना मिल पाए, मतलब जब तक पानी नहीं मिलेगा इसकी जड़ें जो है अंदर तक प्रसारित होती रहेगी, कई हजार फीट तक नीचे जाती है जब तक कि उसको पानी का स्रोत ना मिल जाए। पानी के स्रोत जब तक ना मिले तब तक उसकी जड़ें जो है प्रसारित होती रहती है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर इनका प्रसार होते रहता है ना। तो ये आपका स्टेटमेंट सही जा रहा है, ये भी आपका सही है, दूसरा ऑप्शन गलत जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी पे देखिए, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो ये भी सही है। तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर फोर्थ ACD, तो ACD हमारा ऑप्शन दूसरे में दिखाई दे रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। ACD आपका स्टेटमेंट सही है। बाकी आपके स्टेटमेंट आपका जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग, है ना। तो ये रेगिस्तानी ओक आपका पेड़ के यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, रेगिस्तान में पाया जाने वाला पौधा है, पेड़ है ना। चलिए अगला देखते हैं अबू धाबी के बारे में। अबू धाबी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये अरेबियन कंट्री है आपका अबू धाबी। अबू धाबी जो है रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पे जल की कमी अधिकतर देखी जाती है। अबू धाबी के बारे में आपको बताना है। तो अभी अबू धाबी जो है कहाँ पे पड़ता है भाई? अबू धाबी आपका हिस्सा है UAE का, यूनाइटेड अरब अमीरात, है ना। तो यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं इंग्लिश में, उसका हिस्सा है आपका UAE। और UAE आपका जो है मिडिल ईस्ट का जो है कंट्री है, UAE, है ना, आपका मिडिल ईस्ट कंट्री है। और अबू धाबी जो है UAE कहाँ पे पड़ता है? UAE आपका जो है इसी के अंदर में आपका इसका कैपिटल क्या है? अबू धाबी। तो अबू धाबी के बारे में आपको बताना है कि यह जो है एशिया में पड़ता है और मध्य पूर्व में स्थित है एशिया के, है ना। और इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। तो अबू धाबी के बारे में आपको कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। तो चलिए पढ़िएगा मेरे साथ आप भी। यह एक रेगिस्तानी इलाका में, बिल्कुल सही है, यह एक रेगिस्तानी इलाका है ना। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, बिल्कुल सही, करेक्ट है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके हैं तो पानी की कीमत जो है वहाँ पेट्रोल से भी महंगा मिलेगा। पानी बहुत ही कीमती है वहाँ लोगों के लिए, है ना। तो पानी पेट्रोल से महंगा है, दूसरा कथन भी सही जा रहा है। तीसरा कथन पे आते हैं, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अच्छा, यदि हम बात करें यहाँ की स्थानीय भाषा की, तो यहाँ की जो स्थानीय भाषा है वो आपका अरबी है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अबू धाबी है, अरब देश है, अरब देश में अरबी भाषा चलती है यहाँ पे। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन बोलता है अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। जी नहीं, यहाँ का मुद्रा जो है वो है दिरहम। दिरहम यहाँ की स्थानीय मुद्रा है। जैसे कि भारत में रुपया चलता है उसी प्रकार के यहाँ पे आपका दिरहम चलेगा। तो दिरहम यहाँ पे चलता है, ये आपका इंडिया का हो गया, इंडिया में उसी प्रकार के यहाँ पे जो है आपका अबू धाबी में क्या चलेगा? दिरहम, है ना। तो दिरहम यहाँ की स्थानीय मुद्रा है। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गलत होता है, हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ABC तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा अबू धाबी के बारे में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल करेक्ट।
इसके बाद 7 नंबर देखिए, ये भाई साहब आपको एकदम नजर गड़ा के देख रहे होंगे आपके तरफ, दोनों के दोनों आंखें इसके सामने की ओर है ना। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। कुछ जानवर रात में जागते हैं, जैसा कि ये भाई साहब जो है आप देख सकते हो रात में जागरण करने वाला है, बहुत डेंजर आवाज निकालते रहता है, डरा धमका देता है, जब बच्चे जो है डर जाती है इसकी आवाज से। ठीक है, यह जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वह रंग है ना। ये क्वेश्चन आप लोग को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 में और डिस्कस किया था, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कुछ जानवर जो रात में जागते हैं, जैसे कि ये भाई साहब उल्लू है ना, उल्लू को आप लोग डायग्राम देख रहे हो। कुछ जानवर जो है रात में जागरण करते हैं, जागते हैं। तो ये जानवर जो है रात में जागता है, और ये हर चीज को रात में कैसे दिखाई देगा, इसकी आंखों से। तो हर चीज को इसके आंखों में यदि देखेगा तो रात को हर चीज को, ये जो है भाई साहब जो है उल्लू है, तो उसको जो है क्या दिखाई देगा, काला और सफेद। मैं इसको पिछले वीडियो लेक्चर में और कंप्लीट बताया हूँ आपको डिटेल में है ना। ये भी कोई भी यदि चीजों को देखेगा तो इसको केवल काले और सफेद रंग का ही दिखाई देगा। चमगादड़ रहे या शेर रहे, कोई भी जो जंगली जानवर है, उसको रात में जो चीजें होती है वो केवल किस किस रूप में दिखाई देगा, तो रात में उसको जंगली जानवर जो है काला और सफेद रंग ही दिखाई देता है ना। तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है आपको इसको आपको नॉक्टरल बोलते हैं, निशाचर जो लोग होते हैं, ये निशाचर मतलब रात में जागरण करने वाले, जैसे रैकून भी है, रैकून है, उल्लू है, ये सब के सब जानवर क्या होते हैं, रात में इनको जनरली जो भी चीजें देखेंगे, ये जो भी चीजें देखेंगे सब चीजें इनको कैसे दिखाई देगा, हमेशा काला और सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट है ना। तो चलेगा, उल्लू भाई साहब के बारे में देख लीजिए। इसकी आंखें जो है मनुष्य की आंखों के समान ही होती है, उल्लू के बारे में आपको याद रखना है। इसकी दोनों आंखें जो है मानव के नेत्र के समान सामने की ओर होती है। बाकी जो दूसरे बर्ड्स होते हैं उनकी आंखें जो है दायां भाग दाईं ओर को देखने के लिए, बायां भाग बाईं ओर को देखने के लिए, दो आंखें अलग अलग साइड में होती है ना। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफ पर आधारित है ना, आयत चित्र पर आधारित है, पाई चार्ट पर। तो देखिएगा, इसको मेरे साथ पढ़िएगा। चित्र में एक 24 घंटे की घड़ियां दिखाई गई है, चित्र में एक 24 घंटे की घड़ियां दिखाई गई है तथा चित्र में चित्र में दो जानवरों एक्स व वाई के सोने का समय अंकित भाग को दिखाता है। मतलब देखो, ये वाले में आपका 24 घंटे की घड़ी दिखाया गया है, दूसरे वाले चित्र में बोलता है एक्स में जो है जानवर के सोने का समय, और वाई जो है दूसरा जानवर है। दो अलग अलग जानवर है, पहले जानवर का नाम एक्स है, दूसरे जानवर का नाम वाई है, तो दोनों को सोने का समय अलग अलग दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है जो पहला जानवर एक्स है वो कितने घंटे सो रहा है ना, और दूसरा जानवर जो वाई है वो कितने घंटे सो रहा है, कितने घंटे स्लीपिंग करता है। तो पहला वाला जानवर कितने घंटे सोता है और दूसरा वाला जानवर कितने घंटे सोता है, यही आपका क्वेश्चन है। इसी का आपको आंसर बताना है ग्राफ को देख करके। तो देखिए भाई, यहाँ पे 24 घंटे को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है ना। जो इसका हर एक जो पार्ट होता है, हर एक जो सेक्टर है, यदि हम इसमें देखें कुल कितने पार्ट्स हैं, यदि हम बात करें उसमें काउंट करेंगे, यदि आप लोग देखेंगे इसमें कुल कितने पार्ट्स हैं है ना, तो इसमें कुल कितने पार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें 12 जो है अलग अलग आपको खंड आपको दिखाई दे रहे होंगे, 12 अलग अलग खंड मिलेंगे इसमें। इस प्रकार से यदि आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपको कुल मिला के 12 जो है अलग अलग खंड दिखेंगे, और हर एक जो 12 खंड है ना, 12 खंड में से हर एक जो है 2 घंटे में डिवाइड है, इसलिए तो इसका क्या हो रहा है, टोटल 24 घंटे हो पा रहा है ना। टोटल कितने घंटे हो पा रहा है, 24 घंटा। तो हर एक जो पार्ट है, एक जो खंड है, एक जो खंड बटा हुआ है वो कितने घंटे को दिखाता है, 2 घंटे को दिखाता है ना। 2 घंटा इंगित कर रहा है, एक खंड 2 घंटे को दिखा रहा है। तो ये एक्स वाला जो जानवर है उसका जो है 2 भाग में देखिए, 2 भाग में ऐसा जो है इसका डार्क है, एक्स के 2 भाग में ये वाला पूरा भाग फुल फिल है और ये वाला पूरा भाग फुल फिल है। इसका मतलब सीधा सीधा बात है, एक्स वाले के 2 भाग में 2 भाग लिए हुए है, 2 भाग इसका फुल फिल है, तो 2 का 2 से गुना करेंगे तो कितने घंटा आ गया, 4 घंटा। मतलब जो एक्स जानवर है वो कितने घंटा विश्राम करता है, सोता है, 4 घंटा। यहाँ पे 4 घंटा ऑप्शन सी और डी में दिख रहे हैं है ना, दोनों में आपके नजर आ रहे हैं, ऑप्शन सी और डी में। अगला देखते हैं, दूसरा वाला वाई वाले में जाते हैं अब, सॉरी वाई वाले में जाते हैं। वाई वाले में क्या चल रहा है देखते हैं उसमें थोड़ा से। यदि हम वाई वाले में बात करें तो इसके कितने खंड जो है पूरा डार्क है, रेड कलर में मकड़ी की जाल की तरह दिख रहा होगा, देखिए 3 भाग छूटा हुआ है। तो 12 में यदि हम 3 भाग माइनस कर दे तो 9 भाग है ना। तो 9 भाग मतलब 9 भाग इसका पूरा डार्क है, मतलब 9 गुना आपको कितना करना पड़ेगा, 2, 9 गुना 2, तो इसमें आपका 18 घंटे आ जाएगा। मतलब वाई वाला जो जानवर है, ठीक है, एक्स जो जानवर है ना, जो आपका एक्स जानवर है, एक्स जो जानवर जो आप ले रहे हो, जो भी जानवर है एक्स, वो क्या करता है, 2 गुना 2 घंटे सोता है, मतलब कितना घंटा सो रहा है, 4 घंटा। और वाई वाला जो जानवर है वो क्या करता है, यहाँ पे आपके 9 × 2 मतलब आपके 18 घंटे, 18 आवर्स,
मतलब दो, पहला 4 घंटा, दूसरा 18 घंटे, तो 4 और 18 घंटे आपके ऑप्शन कौन से में दिखाई दे रहा है, वही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही और सटीक, है ना। तो यदि हम बात करें 4 घंटे और 18 घंटे वाला, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसलिए आपका पहला जानवर जो है कितने घंटे विश्राम करता होगा, 4 घंटे, और दूसरा वाला जानवर आपका कितने घंटे विश्राम कर रहा है, 18 घंटे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक आंसर, है ना। चलिए अगला देखते हैं। ये भाई साहब क्या बात है यार, न्यूज़पेपर पढ़ रहे कि टैबलेट चला रहा है यार, मृत सागर में बैठ के लेट करके, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, इंजॉय कीजिए आप भी। तो मृत सागर की बात करें तो मृत सागर के बारे में सही कथन आपको चुनना है। मृत सागर के बारे में, डेड सी, डेड सी के बारे में आपको सही कथन बताना है। तो मृत सागर को क्या सही कथन है भाई, पहला नंबर पढ़ते हैं, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, इसलिए यहाँ पे लोग जाकर के मर जाते हैं, इसलिए इसको मृत सागर कहते हैं ना। तो ये तो कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये दूसरा आपका आप करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्टेटमेंट राइट, एकदम राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। ये सबसे खारा महासागर है, सबसे ज़्यादा खारा महासागर होने के कारण इसलिए क्या हो जाता है इसको मृत सागर। यदि आप इसमें चले गए तो आप इसमें डूबोगे, आप इसमें यदि नहाने चले गए, स्नान करने चले गए, तो आप इसमें डूबोगे नहीं, यहाँ पे आप क्या करोगे, तैरने लग जाओगे, आपका बॉडी जो है तैरने लगेगा, क्योंकि घनत्व ज़्यादा है। घनत्व ज़्यादा किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे प्रति ग्राम जो है ना, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। मतलब बोला जाता है यहाँ पे 238 जो है यहाँ पे लवणता है, यहाँ पे मतलब प्रति ग्राम, प्रति 1000 ग्राम में 238 जो है लवणता है ना। 238 जो है लवणता है यहाँ पे प्रति 1000 ग्राम में, प्रति 1000 ग्राम में 238 लवणता है, नमक की मात्रा है। और इसके अलावा यहाँ पे यदि हम बात करें तो साधारण जल की तुलना में यहाँ पे 20 गुना जो है, 20 गुना जो है ज़्यादा ब्रोमीन मिलेगा आपको, 20 गुना ज़्यादा ब्रोमीन मिलेगा, है ना। इसके अलावा 50 गुना ज़्यादा आपको, 50 गुना ज़्यादा क्या मिलेगा यहाँ पे, तो 50 गुना ज़्यादा यहाँ पे आपको मैग्नीशियम मिलेगा। सामान्य जल में जितना मैग्नीशियम मिलता है उसका 50 गुना ज़्यादा आपको मैग्नीशियम यहाँ पे दिखाई देगा, है ना। इसके अलावा यदि हम बात करें तो 10 गुना यहाँ पे आप लोग को जो है आयोडीन ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। तो इतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे एलिमेंट्स मौजूद है, हेलोजन्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, और हेलोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद होने के कारण क्या है, यहाँ पे यदि आप चले गए तो यहाँ पे लवणता जो है, लवणीयता जो है ज़्यादा है, लवण की मात्रा ज़्यादा है, और लवण की मात्रा मतलब नमक की मात्रा जो है ज़्यादा है, और नमक की मात्रा ज़्यादा होने के कारण यहाँ जो है महासागरों में सबसे ज़्यादा नमकीन है। इसलिए यहाँ पे आप जो है डूबेंगे नहीं, यहाँ पे आप जो है तैरने लगेंगे। ये जो है जनरली जो है जॉर्डन में है, जॉर्डन नदी और अन्य नदियों पे मिलकर के यहाँ पे मिलता है। जॉर्डन के आसपास जो है ये आपका मृत सागर आपको देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी में आप लोगों ने देखा होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन से संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर ध्यान देते नजर आती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है, ये आपको बताना है ना। तो सही कथन आपका स्टेटमेंट कौन सा है वो आपको देखना है। तो यदि हम बात करें इस क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर जो है 10 का इसका पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, आप लोग भी मेरे साथ पढ़िएगा। पहला स्टेटमेंट है बोलता है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। तो भैया कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन के बारे में पढ़ाना है, पढ़ा रही है अंजलि जो है टीचर है ना। और उसके आदतों में सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता पर ध्यान देना चाहती है, उसकी आदतों में देखना चाहती है कि सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताओं का क्या प्रभाव पड़ेगा उनके आदतों में। और अंजलि जो है भोजन के विषय में कक्षा में चर्चा कर रही है ना। तो उसके लिए सबसे उपयुक्त कथन, सबसे वांछित जानकारी कौन सी होगी वो आपको बताना है। तो विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का चार्ट बनाने बोलना बच्चों को, बेटा चार्ट बनाइए, चार्ट बना करके उसकी व्याख्या कीजिए। तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, व्याख्यान से संबंधित हो गया। दूसरा, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ये बिल्कुल सही और सटीक हो, बहुत ही शानदार स्टेटमेंट है दूसरा वाला। क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, विद्यार्थियों को उनके घर से खाना मंगाएंगे, अलग अलग हर एक घर से अलग अलग प्रकार की सब्जी, अलग अलग प्रकार के भोजन है, तो उनको जो है बच्चे लाएंगे और अपने सहपाठियों के पीयर ग्रुप के साथ क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, और चर्चा करके क्या करेंगे, एक दूसरे को जानकारी प्रदान करेंगे। तो ये सिखाने का सबसे बेहतर तरीका होगा आप लोग का दूसरा स्टेटमेंट। इसलिए इस क्वेश्चन का दूसरा स्टेटमेंट ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं हैं, चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति जो है टीचर का नाम है, प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है, बोल नहीं है बल, है ना। तो अधिक बल देना चाहती है वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावित होगा।
तो सर्वाधिक आपको बेस्ट आपको स्टेटमेंट देखना है इसमें से कि पर्यावरणीय चिंता जो है उसको बताना चाहती है, प्रदूषण के बारे में बताना चाहती है जो है प्रीति मैडम जो है ना कक्षा 5 के स्टूडेंट्स को। तो वो क्या करेगी, कौन सा सबसे अधिक प्रभावी तरीके से जो है प्रदूषण के बारे में कौन से स्टेटमेंट कौन सा कथन होगा जिसके माध्यम से पर्यावरण के बारे में बच्चों को बहुत बेहतर तरीके से वो जो है पढ़ा पाएगी, सिखा पाएगी, है ना। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर, ठीक है, काफी हद तक सही, लेकिन सबसे बेस्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। दूसरा, विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर दिखाना, ये भी काफी हद तक सही है, लेकिन सबसे बेस्ट स्टेटमेंट आपको चाहिए। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने को कहना, ये सबसे बेटर होगा मेरे हिसाब से। ग्रुप डिस्कशन की बात आ गई, प्रोजेक्ट की बात आ गई, ग्रुप डिस्कशन की बात आ गई, मतलब बच्चे सबसे ज़्यादा सक्रिय यहीं पे होंगे। बाकी आपकी स्टेटमेंट कुछ खास प्रभावित नहीं कर रहा है ना। तो यदि हम बात करें दूसरे स्टेटमेंट्स की तो कुछ खास यहाँ पे प्रभावित करते हुए आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना बाकी स्टेटमेंट, है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का पहला तो कुछ खासा प्रभावित नहीं कर रहा है, दूसरा भी नहीं कर रहा है, सी नंबर बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। क्योंकि विद्यार्थियों को हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के सामूहिक परियोजना कार्य दे सकते हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधि करा सकते हैं जिनसे जो है बच्चों की ज्ञानेंद्रिय सक्रिय होगी और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सामूहिक ग्रुप के माध्यम से क्या करेंगे बच्चे सीखेंगे और जो उनके लिए काफ़ी कारगर होगा और प्रभावी रहेगा, है ना। तो सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। तो आपको जो है पर्यावरण अध्ययन का विषय आप पढ़ा रहे हो एज अ टीचर, है ना। तो आप जो है कौन सी मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करेंगे, मूल्यांकन तकनीक कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए। यदि पर्यावरण अध्ययन का मूल्यांकन करना है छात्रों का, तो पर्यावरण अध्ययन के मूल्यांकन के लिए कौन सा जो है जोड़ा जो है, कौन सा युगल मतलब जोड़ा कपल, है ना, सबसे अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन देगा, सबसे बढ़िया मूल्यांकन का तरीका कौन सा होगा जी आपको बताना है ना। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, बिल्कुल सही है। हस्तसिद्ध मतलब होता है हाथ के द्वारा जोड़ तोड़ के द्वारा क्रियाकलाप किया जा रहा है, उसका मूल्यांकन करना कि बच्चा किस प्रकार उसके जो है स्थूल कौशल जो गतिक कौशल है वो सक्रिय है। बच्चे जो है प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करके अपने हाथों के माध्यम से गतिक कौशलों का उपयोग करके किस प्रकार से सीख पा रहा है। तो ये तो बेस्ट आपका ऑप्शन हो सकता है पहला। दूसरा नंबर का ऑप्शन बोलता है गृह कार्य मूल्यांकन, है ना। गृह कार्य मूल्यांकन कुछ खास प्रभावित नहीं करेगा, जहाँ तक की बात है गृह कार्य मूल्यांकन जो है बच्चों को सीमित कर देता है, एक जो है निश्चित दायरे में बांध देता है। परियोजना कार्य मूल्यांकन ये भी काफ़ी हद तक कुछ खास प्रभावित नहीं करेगा। मौखिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन तकनीक का आप जो है प्रयोग कर सकते हो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर मौखिक परीक्षा मतलब पूछ सकते हो बच्चों को आपने क्या सीखा कैसे सीखा। तो पहला और ए और डी, सीटेट द्वारा यही आंसर लिया गया ए और डी। तो ए और डी इसका स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो जाएगा सही और सटीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का है 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, चलिए देखते हैं ना। 30 नंबर का आपका क्वेश्चन जो है ये बोलता है पर्यावरण अध्ययन में किसी अच्छे गृह कार्य को निम्नलिखित पर केंद्रित होना चाहिए। वैसे पिछले क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें स्टेटमेंट आपका वैसे मेरे हिसाब से सटीक लेता तो आपका ए और सी ज़्यादा सही रहना था। बाकी जो है इसमें ए और डी जो है इसको स्टेटमेंट को बोला जा रहा है, काफ़ी हद तक ये भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। तो ए और डी, लेकिन यहाँ पे ए और डी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ए और सी होना चाहिए, जो कि इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो ए और सी कहीं पे नहीं है, लेकिन ए और सी सबसे सटीक आंसर होगा मेरे हिसाब से। और उसके बाद 30 नंबर के क्वेश्चन में पुनः आ जाते हैं। चलिएगा, पर्यावरण अध्ययन में किसी अच्छे गृह कार्य को निम्नलिखित पर केंद्रित होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छे गृह कार्य के बारे में बात की जा रही है। अच्छा गृह कार्य किस पर केंद्रित होना चाहिए, पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि बच्चे पुनरावृत्ति करें और रट करके कोई चीज़ को सीखें, रोट लर्निंग वाला बात आ गया अभी यहाँ पे। पुनरावृत्ति कर रहा है और प्रबलीकरण यही होता है, तो यही आंसर इसी को ऐसे करना है, इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है। उसको आप कई तरीके से सिखाइए, मुक्त अंत वाले प्रश्न दे करके सिखा सकते हैं ना, खुले प्रश्न दे सकते हैं, खुले प्रश्न के माध्यम से बच्चों में जो है चिंतन शक्ति का विकास होगा। लेकिन यहाँ पे प्रबलीकरण और जो है पुनरावृत्ति मतलब रटने वाली बात हो गई है। तो मास्टरी लर्निंग, तो मास्टरी लर्निंग हमको कराना नहीं है बच्चों को। मास्टरी लर्निंग जो है कहीं एक मास्टर नहीं बनाना है हमको, है ना, बच्चों को रटाना वाला काम हो गया मास्टरी लर्निंग में। समय का सदुपयोग भी कराना नहीं होता, हमारा काम होता है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। बच्चों में यदि विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना खड़ी करेंगे तो वो क्या होंगे, खुद से सोचेंगे और सोच करके खुद से क्या करेंगे, कुछ नई चीज़ें करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो नई चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा, विद्यार्थी जो है अपने आप को चुनौती देंगे और चुनौती दे करके क्या करेंगे, अधिगम करेंगे और अधिगम करके क्या करेंगे, सीखेंगे प्रभावी तरीके से। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और बहुत बढ़िया, सब लोग आप लोग अच्छे होंगे। चलिएगा, सालनी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाती है। क्या बात है, शैक्षणिक भ्रमण, एजुकेशनल टूर का प्लानिंग चल रहा है जो है सालनी मैम के द्वारा। कहना कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक योजना बनाती है। नीचे दिए गए निर्देश में से कौन सा जो निर्देश है इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक मतलब होता है नेगेटिव, अप्रासंगिक मतलब सही नहीं है। कौन सा निर्देश सही नहीं है कि जब वो घूमने जा रहे हैं बच्चे लोग तो उनको कौन सा निर्देश जो है देना नहीं चाहिए, कौन सा निर्देश सही नहीं है उनके लिए, है ना। अप्रासंगिक मतलब होता है निगेटिव, तो निगेटिव ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, बिल्कुल भाई। टीचर गई ही क्यों है ना, उनसे प्रश्न करेंगे बच्चे, यदि मन में कोई शंका समाधान आ रहा है तो ये तो सकारात्मक हो गया। अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर जाना। अच्छा, दिन भर का बस्ता लेकर के जाने से क्या मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी निर्देश देगी कि बच्चे कल हम लोग जो है विज्ञान केंद्र देखने जा रहे हैं शैक्षणिक भ्रमण में, दिन भर का बस्ता लेकर के चले जाना भाई, पूरे सामान खाने पीने के पकड़ के, ऐसा थोड़ी है। तो ये कुछ खास प्रभावित नहीं करेगा, सकारात्मक आंसर देना था, बिना नकारात्मक आंसर देना, और यही नकारात्मक हो जाएगा निगेटिव, है ना। इसके बाद अगला देखते हैं, बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना। ये बिल्कुल बोलेगी, एक टीचर का दायित्व है कि बच्चों को बोलेंगे बिना पूछे कहीं नहीं जाएंगे, है ना। अपने साथ पेन और नोटपैड लेकर के जाना, बिल्कुल भी। पेन और नोटपैड के माध्यम से क्या होंगे, बच्चे जो है कुछ विशेष जानकारी यदि मिल रही है तो उनको नोट करेंगे, अंकित करेंगे, है ना। ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में निगेटिव पूछा गया है और यही निगेटिव आपका सेकंड नंबर का निगेटिव है और निगेटिव इस क्वेश्चन का निगेटिव आंसर, इसलिए इसका स्टेटमेंट नंबर 2 जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का। प्राथमिक स्तर की अच्छी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए, है ना। तो प्राइमरी लेवल पे एक अच्छा जो है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में अनिवार्य रूप से क्या शामिल होना चाहिए, है ना, बच्चों में सिखाने के लिए। तो कभी भी जो है कोई भी प्राथमिक स्तर के अच्छी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की बात की जाए तो उसमें जो है ऐसे जो है पाठ्यचर्या में ऐसे विषय शामिल होने चाहिए जिसमें जो है बच्चे क्या आ सके, खुद को कुछ अवसर मिले बच्चों को और खुद से कुछ करके सीख पाए। ये सबसे बेहतर तरीका है, बच्चे खोजने का अवसर मिले और खोजने का अवसर मिलने के कारण वो सीख पाए। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है पाठ के अंत में अधिक से अधिक प्रश्न शामिल करना चाहिए, कुछ खास प्रभावित नहीं होगा इससे बच्चा जो है। अपने आसपास को खोजने का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल भाई, अपने आसपास के चीज़ों को खोजने का अवसर प्रदान करना चाहिए बच्चों में, तो वो बिल्कुल सटीक है। संकल्पनाओं को विस्तृत व्याख्या करना, अधिक एकाग्रता होनी चाहिए, ये भी कुछ खास नहीं है। पदों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना, परिभाषा रटने पर सिद्धांत पे हमें कभी भी कार्य नहीं करना है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे खोजने का अवसर मिलेगा, आसपास की चीज़ों को सीखने का अवसर मिलता है, पर्यावरण से मिलकर के जुड़ कर खेलने का पढ़ने का अवसर मिलता है। सॉरी। 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा जो है एक विषय, उस पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। 4 जो है अलग अलग टीचर है और कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए उसे क्या बोला गया, काम दिया गया, टीचर्स को काम दिया गया है, 4 अलग अलग टीचर को, है ना। तो आपको ये बताना है कि चारों जो भावी शिक्षक बनने वाले हैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए, तो मूल विषय क्या है उसका, उनको काम किस पे दिया गया, टास्क दिया गया है यात्रा विषय पर, है ना। और यात्रा विषय पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया है चारों जो भावी शिक्षक है उसको। तो उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक बिंदु होगा जिस पर चारों के चारों टीचर केंद्रित होंगे, मतलब चारों टीचर का एक उस बिंदु पर मूल उद्देश्य होगा कि उसको भाव को केंद्रित किया जाए और विषय में शामिल किया जाए यात्रा में, है ना। तो चारों में से चारों के चारों टीचर एक विषय प्रमुख रूप से एक पर केंद्रित नजर आएंगे, तो वो कौन सा बिंदु है उसी को आपको चारों विकल्प में से छांट करके सही विकल्प निकालना है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यात्रा के विभिन्न साधनों वीडियो को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या करना। तो फिर व्याख्यान की बात आ गई तो ऐसा भी निगेटिव हो गया। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के प्रयोग द्वारा यात्रा के विभिन्न विधियों की व्याख्या, फिर व्याख्या की बात आ गई, फिर से निगेटिव हो गया, है ना। इसके बाद अगला नंबर देखते हैं, विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के लिए चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना, काफी हद तक ठीक है लेकिन कुछ खास प्रभावित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा चौथा स्टेटमेंट बोलता है डी नंबर का, विद्यार्थियों से यात्रा के उपयोग के लिए विभिन्न साधनों के अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना, बिल्कुल ये सबसे बेस्ट और सबसे सटीक हो जाएगा कि हम क्या करें, विद्यार्थियों को यात्रा में जो जो उनके अनुभव मिले हैं उस अनुभव को क्या करना, विभिन्न साधनों के अनुभव का क्या करना, वर्णन करने के लिए कहना। ये सबसे बेहतर तरीका होगा हमारे लिए
और चारों टीचर जो है चाहेंगे कि इस विषय को क्या किया जाए, यात्रा जो विषय का प्रस्तुतिकरण होने वाला है उसमें शामिल किया जाए, कि विद्यार्थियों से यात्रा के उपयोग में किए गए साधनों के अनुभव का क्या करना, वर्णन करने के लिए कहना, है ना। तो ये आपका बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है उस पर ध्यान देते हैं थोड़ा से। कक्षा 5 की जो है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है ना। तो कौन सा कथन जो है लिखा रहना चाहिए, यदि आपके गांव तथा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन दिया गया है कि पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। तो ये पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए क्वेश्चन दिया गया, और क्वेश्चन क्या है भाई, वो ये बोल रहा है यदि आपके गांव और शहर में तक पेट्रोल और डीजल ना हो तो क्या होगा, एक सप्ताह तक ना। यदि आपके गांव और शहर में पेट्रोल और डीजल ना हो तो एक सप्ताह तक तो क्या होगा। तो बच्चे जो है कौन सा जवाब देंगे, तो बच्चों के लिए सबसे ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो बच्चों के लिए सकारात्मक होते हैं, लेकिन इससे जो है बच्चों में किस चीज़ का विकास होगा, क्या चीज़ बच्चे इनके बारे में पढ़ करके सीख पाएंगे, ये आपको बताने का प्रयास करना है ना। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल और डीजल ना हो तो उनकी उपलब्धता समाप्त हो जाए तो क्या होगा, उससे क्या समस्याएं आएंगी। तो बच्चों को इसको सोचना है और सोच करके क्या करना है, बच्चों को चर्चा करना है। तो ये जो क्वेश्चन को सोचिए और चर्चा कीजिए को शामिल करने का उद्देश्य क्या रहता है, वही उद्देश्य आपको बताना है। तो छात्रों को तेल का न्याय संगत उपयोग है, नया नहीं है न्याय होगा, माफ कीजिएगा यहाँ पे लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ है। छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, है ना, पहला स्टेटमेंट बोलता है। ठीक है, लेकिन कुछ खास मजा नहीं आ रहा है ये भी स्टेटमेंट। संवेदनशील बनाना जरूरी है, लेकिन न्याय संगत उपयोग के बारे में तो छोटे बच्चों को काफी हद तक प्रभावी नहीं होगा ये तरीका। छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन करवाना, तो ये भी कहीं भी काम नहीं आ रहा है। इसका थर्ड स्टेटमेंट बोलता है वास्तविक जीवन की चिंताओं, यहाँ पे चिंताओं होगा ना, चिंताओं को समझने हेतु संकल्पना और सोचने के विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये वास्तविक उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागरूक करना ये भी इनका हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि वास्तविक जीवन की जो चिंताओं को समझने और हेतु और कल्पना सोचने समझने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, कि हमारे वास्तविक जीवन में यदि ऐसी समस्या ऐसी विकट समस्या आ रही है तो बच्चे जो है किस प्रकार से सोचेंगे, उनको किस प्रकार से हैंडल करने का प्रयास करेंगे भावी जीवन में, उनके बारे में यहाँ पे आपका दिया गया है। इसलिए इसका स्टेटमेंट सी नंबर क्या हो जाएगा, सटीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक की सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। प्रश्नोत्तर तकनीक जो है उसका उपयोग जो है सबसे अच्छा उपयोग किस चीज के लिए किया जा सकता है, क्या चीज को व्यवस्थित करने के लिए, क्या चीज को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, किसका उपयोग, प्रश्नोत्तर तकनीक का। प्रश्नोत्तर तकनीक के माध्यम से जो है किस चीज को पढ़ाई में, पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पहला नंबर बोलता है केवल विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित थोड़ी करना है, हमारा उद्देश्य नहीं है। शिक्षार्थियों में सीखने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करना, बिल्कुल बहुत सटीक आंसर है। बाकी आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन शब्द आया मतलब ये तो निगेटिव हो गया, अनुशासन ही। प्रायोगिक कौशल पे ज़्यादा हमें काम नहीं देना है, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए भी नहीं है, और ना ही विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है ना। शिक्षार्थियों को सीखने के लिए और जिज्ञासा, सीखना है, जिज्ञासा है, अधिगम को बढ़ावा देना है, सीखने का अवसर प्रदान करना है, करके सीखना है, ऐसे जो है स्टेटमेंट होते हैं हमेशा पॉजिटिव होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही और सटीक। प्रश्नोत्तर तकनीक क्या करेगा, सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है, सीखने के लिए, जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, कि बच्चों को सीखने के लिए उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करें, नवीन जानकारियाँ जानने का क्या हो, इच्छा जागृत हो, है ना, यही कथन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य है ना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य क्या है, सबसे प्राइमरी आपको ऑब्जेक्टिव बताना है, वो भी कौन से लेवल पे, प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है। तो विषय के मूल संकल्पना की गहन समझ विकसित करना, है ना। विषय की मूल संकल्पना की गहन समझ जो है बड़े कक्षाओं के लिए ज़्यादा उचित होगा। अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कभी भी हमें अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार नहीं करना, ये तो रटन प्रवृत्ति पर बढ़ावा देता है। बच्चा जो अगले स्तर में पास हो जाऊं, मैं 8th क्लास में हूँ तो 9th में जाऊँ, 6th में हूँ तो 7th में जाऊँ, इसके लिए थोड़ी तैयारी कराना है भाई, है ना। कक्षा की पढ़ाई को
भी शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, बिल्कुल ये सही सटीक होगा। ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो इस प्रकार कक्षा की जो पढ़ाई है उसको क्या करना है, शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना है, ताकि जो है विद्यालय के बाहर के जीवन से भी विद्यार्थी उससे कनेक्ट हो सके और अपने अधिगम अनुभव का क्या करे, वहाँ पे उपयोग में लाए, और उपयोग में ला करके क्या कर सके, विद्यार्थी जो है सीख सके, है ना। तो इसलिए हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए कि छोटा जो बच्चा है वो स्कूल में जो सीख रहा है, कक्षाओं में जो सीख रहा है, अध्ययन अध्यापन कर रहा है, उसको जो है क्या करे, विद्यालय के बाहरी जीवन से अपना जोड़ सके और जोड़ करके क्या कर सके, उनसे कनेक्ट हो सके। तो यही हमारा क्या होगा, फंडामेंटल जो है हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। तो नहीं है मतलब तैयारी कर लीजिए आप लोग भी, नहीं है मतलब क्या है भाई, निगेटिव क्वेश्चन है और निगेटिव का निगेटिव आंसर। तो वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना, क्या बात है, बहुत ही शानदार। तो वृक्षों पर नारा लेखन आयोजित करना, ये तो पॉजिटिव हो गया, है ना। प्रत्यक्ष छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख करने के लिए करना, ये भी सकारात्मक हो गया। वृक्षों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, इससे कुछ भी यहाँ पे संकल्पना का विकास नहीं होगा और यही हमारा निगेटिव जा रहा है। वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना, बिल्कुल सही और सटीक होगा। तो आपका पहला जो ए है, सी है, और ए, बी और डी, ए और बी और डी क्या है, तीनों के तीनों पॉजिटिव है ना। ये हमारे कहीं ना कहीं वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए जरूरी है। नारा लेखन प्रतियोगिता करा सकते हो क्लास में, ताकि विद्यार्थी जो है नारा लेखन के माध्यम से वृक्षों के प्रति, उनके कटाई के प्रति, उनके संरक्षण के प्रति सजग रहे, है ना, अनुकूल रहे, है ना। पोस्टर बना करके भी हम जागरूकता जो है अभियान रैली चलाते हैं, विभिन्न प्रकार के पर्यावरण दिवस हम लोग जो है मनाते हैं ना, पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, अलग अलग दिवस में मनाते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमारे विद्यालय में आयोजित किए जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना जो है उनके प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता जागृत करना। लेकिन वृक्षों को लकड़ी के बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, इससे जो है कहीं कोई जो है बच्चों में संवेदनशीलता नहीं आएगी, है ना, और ना ही जो है हम वृक्षों के संरक्षण के बारे में बता पाएंगे। तो यहीं पे पूछा था, उपयुक्त नहीं है बोला है, तो इसलिए उपयुक्त नहीं है और उपयुक्त नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन आपका रॉन्ग दिखाई दे रहा है और ऑप्शन रॉन्ग यही है, सी है, और क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन है इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को सुरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत कार्यों पर रोल प्ले आयोजित किया। रोल प्ले बहुत एक अच्छा तरीका होता है जिससे जो है विद्यार्थियों को हम क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, क्रियाकलाप के माध्यम से सक्रिय अधिगम अनुभव करा सकते हैं। तो रोल प्ले के माध्यम से जल को विषय को पढ़ाते समय जो अंजलि मैम है उन्होंने क्या किया, कक्षा में विभिन्न स्रोतों और जल को सुरक्षित रखने के व्यक्तिगत कार्यों पर रोल प्ले आयोजित किया। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या था टीचर का, कि उन्होंने जल संरक्षण जैसे विषय पर बच्चों को रोल प्ले कराया और व्यक्तिगत रूप से उनका उद्देश्य क्या रहा होगा इस क्रियाकलाप को कराने का। तो पहला उद्देश्य क्या रहा होगा भाई, जल संरक्षण पर उन्होंने पर्यावरण विषय में जल के बारे में बच्चों को क्रियाकलाप के माध्यम से व्यक्तिगत कार्यों में उनको शामिल किया। तो इसका पहला उद्देश्य क्या हो सकता है, विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलता में सुधार करना। ठीक है, काफी हद तक, लेकिन कुछ खास प्रभावित करता नजर नहीं आ रहा है। अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना अच्छा हो सकता है ना। तो एक अच्छा अवसर है, लेकिन एक रास्ता को तोड़ना मतलब वही रोज रोज की जो पढ़ाई होती है उससे हट करके आज चलो रोल प्ले कर लिया जाए, चलो आज कहानी के माध्यम से सीखे, चलो आज गीत के माध्यम से सीखे, चलो आज स्कूल के ग्राउंड में जाकर के सीखे। तो एक रास्ता को तोड़ना ये हो सकता है, लेकिन सबसे पॉजिटिव आंसर आपको देखना है, सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको देना है। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, हाँ ये बिल्कुल सही और सटीक हो सकता है, ये बिल्कुल कथन सही है। और जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना, तो सबसे सटीक आंसर बताना था। वैसे सभी स्टेटमेंट अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ज़्यादा सही सटीक होगा, क्योंकि यहाँ पे सक्रिय अधिगम अनुभव मिलेगा विद्यार्थियों को, विद्यार्थी सक्रिय अधिगम अनुभव लेंगे और वो जो है सक्रिय तौर तरीके से सीख पाएंगे, है ना। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होगा जल के बारे में बताने के लिए, जल संरक्षण के बारे में बताने के लिए, जल के विभिन्न स्रोतों को, जल को संरक्षित कैसे किया जा सकता है उनके बारे में बताने के लिए बच्चे जागरूक हो पाएंगे और आगे जो है समाज में आकर के जो है उनके बारे में लोगों को भी जागरूक करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, है ना, सीखेंगे। तो ये बेहतर तरीका हो सकता है। चलिएगा 23 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों।
क्या बात है यार, आप सभी का सपोर्ट, तो यही तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अंत तक बने रहे और हमारे जो है इस वीडियो को जम के शेयर करें भाई। कोई सपोर्ट तो मुझे मिल नहीं रहा है अभी तक का, ज़्यादातर मैं वीडियोस में देखा हूँ, लेकिन चलेगा, हिम्मत कभी नहीं हारना नहीं चाहिए। आप लोग का सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा, ऐसी अपेक्षाओं के साथ मैं लगातार अपने कार्य में जुटा हुआ हूँ। और आप लोग भी मेरा जो है सपोर्ट करने में थोड़ा मदद कीजिएगा दोस्तों। चलिएगा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर का। प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पना को सम्मिलित करके विकसित किया गया है ना। तो आप ज्यादातर देखेंगे पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण अध्ययन विषय है, लेकिन यहाँ पे आपको शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय मिल जाएंगे, जैसे कि मच्छर से संबंधित होने वाली बीमारियां विज्ञान के विषय है। सामाजिक विज्ञान के विषय जैसे कि आपको विभिन्न प्रकार के आपको खान पान, विभिन्न प्रकार के रहन सहन, विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार के बोलियां, विभिन्न प्रकार के घरों आवासों के बारे में, विभिन्न प्रकार के जंगलों के बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के जियोग्राफी विषय आपका यहाँ पे शामिल है। उसके अलावा आपको यहाँ पे महिला शिक्षा के बारे में भी आप लोग को दिख जाएगा, कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है ना, ऐसे लोगों के बारे में भी, महान शख्सियत है, उनके बारे में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे साइंस और सामाजिक विज्ञान एक कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है। जो पर्यावरण है वो क्या है, साइंस का, और आपका पर्यावरण जो आपका सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस और साइंस का कॉम्बिनेशन है ना। तो इसको एक साथ शामिल क्यों किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यही आपको बताना है। तो शिक्षार्थी को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना, बिल्कुल सही है। पढ़ाई के विषय में पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, गलत बात है। पढ़ाई के विषय की संख्या को, बस विद्यार्थियों के बस्ते के बोझ, बस्ता होगा बस्ता, तो बस्ते के बोझ को कम करना, तो ये भी निगेटिव है। विषय के अध्यापकों की आवश्यकताओं को कम करना, अच्छा, विषय के अध्यापकों की आवश्यकता कम हो जाए ताकि वो बैठ के आराम करें, है ना, ऐसा है कुछ। तो ये सब के सब निगेटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट ए के साथ जाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसी विषय को यदि हम शामिल करते हैं, है ना, शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे को, तो विद्यार्थियों को क्या होगा, पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से जानने और देखने के योग्य यहाँ पे बनाना। शिक्षार्थियों को पर्यावरण के बारे में संपूर्ण ढंग से जानने और देखने के योग्य बनाना, यही हमारा क्या होगा, फंडामेंटल उद्देश्य, आपका मूल उद्देश्य इसका रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरणीय कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव होगा। सामाजिक असमानताएं जैसे कि ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, खान पान को लेकर के आजकल मतभेद होते रहते हैं ना। तो ऐसे जो असमानता है, सामाजिक असमानताएं हैं, विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं हैं, बाल विवाह जैसी, उनके असमानताओं को अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव होगा। सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए। तो सामाजिक असमानताओं के बारे में बच्चों को हम कैसे जागरूक कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। तो पहला, संबंधित मामलों समस्याओं पर वीडियो क्लिप दिखाना। वीडियो क्लिप दिखा करके जो है कभी भी कुछ खास हासिल हुआ नहीं जा सकता। समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, तो भाषण को तो बच्चे ऐसे भी बैठकर सुनने के लिए तैयार नहीं रहते, वो कहीं ना कहीं भाग जाएंगे उठ करके 2 मिनट 3 मिनट में। समस्याओं पर क्विज प्रतियोगिता, बड़ी कक्षाओं के लिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही, ये सब बड़ी कक्षाओं के लिए उचित है। छोटी कक्षाओं के लिए हमारा क्या होगा, डी नंबर सही कथन होगा आपका। विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार उठाने, अपने ऊपर लेने के लिए कहना, उनको खुद प्रोजेक्ट दो, खुद कार्य करें, खुद करके सीखे, तो खुद करके सीखेंगे तो वहाँ से जो है बच्चों में क्या होगा, इनका सक्रिय चिंतन का यहाँ पे विकास होगा, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होगा। उनके असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं को क्या कराना, भार उठाने के लिए कहना, अधिक प्रभावी अधिगम होगा। क्योंकि समूह परियोजनाओं में क्या होता है, सभी विद्यार्थी परस्पर अंतःक्रिया करेंगे और वो समाज में व्याप्त जो है विभिन्न प्रकार की समस्या, उनके बारे में क्या करेंगे, व्यवहारिक रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे, व्यवहारिक जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 24 का करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही आप लोग के नॉलेज पर्पज से बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। चलिएगा दोस्तों, क्या बात है, इस क्वेश्चन का चटनी बनाते हैं। अब यहाँ पे सांप की बात आ गई है, चटनी की जगह में सांप आ गए हैं। तो चलिए भाई, नागराज, तो भारत देश में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे लिख दिया हूँ 4, तो कौन कौन से 4 वो जहरीले सांप है जो हमारे भारत के अंदर पाए जाते हैं, इससे काटने से मौत होने की संभावना 99% है ना। तो उन चारों को आपको यहाँ पे प्रकारों को लिखना है, सांप के, जहरीले सांपों के प्रकारों को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक बार जरूर प्रयास कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, रिप्लाई देने का प्रयास कीजिएगा। और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर हमारा जो है सपोर्ट यहाँ पे कीजिएगा दोस्तों। चलिएगा, मज़ा आ रहा है, बहुत ही शानदार जर्नी आगे बढ़ते हुए, इंजॉय कीजिएगा आप लोग भी, है ना, इस जर्नी को। पसंद नापसंद आने के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना पसंद है। मुझे तो नहीं है भाई, बहुत पसंद है। जब भी सांप खाने की हमारी इच्छा होती है, पास के किसी होटल में जाकर लिंगहुफेन खाते हैं, है ना।
लिंगुफेन खाते हैं, कहते नहीं है खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है आपको बताना है ना। तो एक बार पुनः मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ फिर से। पसंद आ पसंद आने के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है और हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, तो हम दोनों क्या करते हैं, किसी होटल में जाकर लिंगुफेन खाते हैं। कहते नहीं होगा, यहाँ पे खाते हैं होगा, है ना, कहते नहीं हो, खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है। अब कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा जिला है जहाँ सांप का भोजन पकाया जाता है और खाया, उसी को आपको बताना है कि लिंगुफेन एक पकवान है ना, पकवान को नाम है लिंगुफेन, पकवान है, व्यंजन है। और ये क्या है, सांप से बना हुआ व्यंजन है लिंगुफेन। तो आपको ये बताना है लिंगुफेन ये लोग जम के खा रहे हैं दोनों माँ बेटे, है ना। लिंगुफेन खाना पसंद है दोनों माँ और बेटे को, ये माँ और बेटा जो है दोनों लिंगुफेन खाना पसंद है। तो ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं ये आपको बताना है। तो सांप का भोजन कहाँ पे बनाया जाता है, सांप का भोजन तो असम में तो नहीं है सॉरी, हांगकांग, अच्छा हाँ हांगकांग हो सकता है, हांगकांग बिल्कुल करेक्ट है ना, हांगकांग ही इसका आंसर होगा। नागालैंड में तो नहीं है और छत्तीसगढ़ में भी नहीं खाते, असम में भी नहीं चलता सांप का भोजन बना करके लिंगुफेन व्यंजन। तो लिंगुफेन व्यंजन जो है, पकवान जो है कहाँ पे खाया जाता है, हांगकांग का फेमस डिश है लिंगुफेन, जहाँ पे सांप को पका करके वहाँ पे क्या खाया जाता है, उसको पकवान के रूप में खाया जाता है, जिसमें जो है दोनों के दोनों माँ और बच्चे जो है क्या है शामिल है। कि जब भी हमारी खाने की इच्छा होती है हम क्या करते हैं, होटल में जाते हैं और क्या खा लेते हैं, बोल रहे हैं दोनों के दोनों माँ और बेटे लिंगुफेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हांगकांग 25 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शानदार प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर सॉरी, माफ कीजिएगा, अगले स्लाइड में जो है हमारा ये जो है चला गया था। इसमें स्लाइड में हम 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे थे। चलिएगा देखते हैं इसको। तो ब्रेल लिपि के बारे में दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए, तो सबसे सटीक और सही कथन कौन सा होगा आपको बताना है। तो ब्रेल जो है, ब्रेल लिपि का यहाँ पे एक सैंपल आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा ये साइड में, है ना, इसको आप देख सकते हैं। ब्रेल जो है, ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित, तो ये भी बिल्कुल कथन सही है, 6 बिंदु आप लोग देख सकते हो, काउंट कर लीजिए। यह बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है इसी उभरी बिंदुओं पर। चारों के चारों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ब्रेल लिपि जो है लुईस ब्रेल ने इसको दिया था, लुईस ब्रेल के द्वारा इसको दिया गया था, है ना, वही ब्रेल लिपि की बात की जा रही है। तो चलेगा, ये क्वेश्चन का आपका सभी के सभी स्टेटमेंट कथन सही है, इसलिए इसका ABCD चारों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लुईस ब्रेल ने कब दी थी ब्रेल लिपि आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन ये आप लोग की स्क्रीन पर ये रहा, जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा एकदम पढ़ के, है ना। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ पढ़िएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वहाँ बच्चे देते हैं, जैसे कि मनुष्य। सिंपल से स्टेटमेंट है, बहुत ही सही है, सही स्टेटमेंट है। जैसे कि मानव है, मानव और स्तनधारी होते हैं, उनके क्या होते हैं, देखिए आप लोग ज़्यादातर जानवर होते हैं उनके बाहरी कान निकले हुए रहते हैं और बाल, शरीर पर बाल होते हैं, घने बाल होते हैं, जैसे कि मनुष्य स्तनधारी, है ना, और वह बच्चे देते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते, है ना, जैसे कि यहाँ पे आप एक जानवर देख रहे होगे, ये इसका आप देख सकते हो, है ना, इसका बाहरी कान नहीं है और शरीर पर बाल नहीं है ना। तो बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं, ये पंख है ना जो दिखाई दे रहा है, पंख है। तो बाहरी कान जो है इनके नहीं होते, बाहरी कान नहीं होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। अब शरीर, बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं, और जिन शरीर के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो क्या देते हैं, बच्चे। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। तो इस प्रकार हम यदि देखेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट, दूसरा वाला स्टेटमेंट आपके पूरे पक्षियों के लिए हो जाएगा, क्योंकि पक्षियों के बाहरी कान नहीं होते और ना ही उसके शरीर पर बाल होते हैं, केवल पंख दिखाई देते हैं, है ना। बल्कि मनुष्य जो होते हैं या स्तनधारी होते हैं उनके शरीर पर क्या होते हैं, बाहरी कान भी होते हैं और बाल भी होते हैं और बच्चे भी देते हैं ना। इसलिए इस क्वेश्चन का ए और बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ए और बी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो ए और बी स्टेटमेंट आपका सही है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि बाकी जो आपकी स्टेटमेंट दिखाई दे रही है दोनों के दोनों आपके स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर आप लोग ध्यान से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी के बारे में, ड्रैगन। देखिए शानदार स्क्रीन पर आपको मधुमक्खी जो है दिखाई दे रही होगी, ड्रैगन के बारे में, है ना। 20 और ड्रैगन, अलग अलग आपके मधुमक्खियों के प्रकार होता है ना, 20 है, ड्रैगन है।
तो ड्रैगन आपके या बटरफ्लाइज अलग अलग इसके पूरे आपके क्या है, एक समुदाय है ना। चलिए, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनना है आपको। मधुमक्खी पालन के बारे में आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है मधुमक्खी पालन के बारे में, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, है ना। मधुमक्खी पालन को क्या बोला जाता है, एपीकल्चर। और इसके बारे में सही स्टेटमेंट आपको बताना है। तो मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक का होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। मधुमक्खी पालन करने का सबसे बेटर टाइम जो होता है, सबसे बढ़िया समय होता है, वो आपका क्या होता है, फरवरी से लेकर के नवंबर के महीना, है ना। फरवरी से नवंबर, फरवरी से जो नवंबर का जो महीना होता है, फरवरी से जो नवंबर का महीना होता है, इसी दौरान हम लोग क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं। और इस दौरान जो है शहद भंडारण की जो प्रक्रिया है वो उसकी चलती है। बहुत अच्छे तरीके से मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि फरवरी से नवंबर के बीच में अच्छा मधुमक्खी पालन करने का सबसे बढ़िया समय होता है। दूसरा, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो आपका फरवरी से नवंबर का महीना होता है उसी दौरान लीची के फूल खिलते हैं। और लीची के फूल खिलने के कारण मधुमक्खियों को लुभाते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ललचाते हैं, और इसलिए लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है मधुमक्खी पालन और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। तो मधुमक्खी पालन में जो शहद बनाए जाते हैं उसको यदि भंडारण मतलब उसको इकट्ठा करके रखना है तो बक्सों की आवश्यकता होगी। तो आपका स्टेटमेंट बी और सी तो सही है। अब डी स्टेटमेंट में पढ़ते हैं, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो ये कुछ गलत नहीं है, मधुमक्खियों को थोड़ी शरबत पिलाएंगे भाई, है ना। मधुमक्खी तो खुद शहद देती है। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कथन जो है आप लोग का बी सही हो जाएगा और सी सही हो जाएगा। तो बी और सही सी सही वाला आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला आता है 29 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आप लोग देखिए, किसी छात्र ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की, है ना। उन्होंने देखा कि कब ट्रेन निकलेगी अहमदाबाद से और कब नागरकोइल पहुंचेगी, उसकी पूरी जानकारी उसके जो है डायरी में नोट किया गया उसके द्वारा, है ना, जो कि निम्न तो जो छात्रा है ना, वो अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के लिए निकल रही है और अपनी डायरी में टाइमिंग नोट कर रही है, सब चीज़, है ना। वो देख रही है कि गांधीधाम अहमदाबाद, गांधीधाम कहाँ पड़ता है, अहमदाबाद में, है ना। तो वहाँ से नागरकोइल की दूरी क्या है, कितना समय में वो वहाँ से वहाँ पहुँचेगी, वो आप देख रही है। तो सबसे पहले तो वो दूरी देखेगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में वही बताना है कौन सा निष्कर्ष वो निकालेगी इसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद। तो यहाँ पे वो 10 तारीख को क्या कर रही है, यात्रा पे निकल रही है। 12 तारीख को कहाँ पहुँच रही है, अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा में पूर्ण कर रही है ना, अहमदाबाद से नागरकोइल पहुँच रही है। और स्टेशन में कितना बजे निकली वो, 11:50 को, और पहुंची कब वो, अगले दिन, एक दिन बाद 12 तारीख को पहुंची है, 12/2/2014 को 4:45 में, सुबह सुबह प्रातः। और निकली कब थी स्टेशन से अहमदाबाद, आपके गांधीधाम से कब निकली थी वो, 11:50 को, है ना। तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है आपको बताना है। तो अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है ना। तो चलिए भाई चेक कर लेते हैं उसमें क्या है। अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी आपको बताना है। तो नागरकोइल की दूरी कितना बोल रहा है, 2348 किलोमीटर। तो दूरी कैसे निकालते हैं, तो इसका एक बेटर तरीका होता है कि हम जो ज़्यादा वाला वैल्यू है, अमाउंट है, उस ज़्यादा दूरी है, बाद वाली दूरी को कम वाली दूरी से घटा दें। तो यदि हम इसमें 2649 इसमें से माइनस करें 301, तो ये आपका आएगा 2348। तो ये तो बिल्कुल सही है ना, कि अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2338 किलोमीटर है। तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया कि अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है ना। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है ना। इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। मतलब इस दूरी को रेलगाड़ी कितना घंटे ले रही है, 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, निकल कब रहा है वो, 11:50 को, है ना, 11:50 को निकला है ट्रेन। और 11:50 को सुबह सुबह निकला है, 11:50 को AM को प्रातः निकला है। और उस दिन दिन भर सफ़र किया है। और उसके बाद 10 तारीख को निकला है ना, 10 तारीख को 11:50 को निकला है। तो 10 तारीख को 11:50 को निकला है और दिन भर उस दिन सफ़र किया है। और 11 तारीख को भी दिन भर सफ़र किया है। और 12 तारीख को, है ना, 12 तारीख को कब पहुंचा है वो ट्रेन जो है, 4:45 को, 12 तारीख को 4:45 को ट्रेन पहुंचा है। तो कुल कितने घंटा तय किया यही आपको बताना है। तो यदि हम बात करें 28 घंटे तो किसी भी हाल में नहीं होगा, क्योंकि एक दिन पूरा समय लिया है तो 24 घंटा हो गया। और 10 तारीख का अलग डेट ले लीजिए, और 12 तारीख में 4 घंटे और 10 तारीख के 11 घंटे और, है ना। तो इस प्रकार यदि हम बात करें तो लगभग आपका ये आपका स्टेटमेंट आएगा 40 घंटे का, 40 घंटे
ये दोनों आपके स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ए और बी। तो ए और बी के मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ए और बी दोनों सही होगा तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा, तो आज का जो है हमारे इस वीडियो का अंतिम और आखिरी प्रश्न देख जो है सेशन जो है देखते हैं। इस सेशन का अंतिम प्रश्न हो जाएगा, और थोड़ा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण यदि कहीं पे भूल चुका होगा तो उसको माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है मेरा। तो नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है ना। तो नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है, कौन सी जानकारी को आप जो है आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त करते हो। तो इस स्टेटमेंट में यदि देखेंगे तो टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा और शुरू करने की तारीख और समय। ठीक है, बिल्कुल सही है। टिकट आपने कब बुक किया उसकी तारीख अंकित रहता है। यहाँ पे आप कुछ बहुत ही इस टिकट, ये रेल टिकट है ना, ये रियल वाला रेल टिकट है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपका डेट वगैरह दिया रहता है, उसका टाइमिंग वगैरह दिया रहता है, उसका अमाउंट वगैरह दिया रहता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, रेल टिकट बुक करने की तारीख और समय। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ये तो बिल्कुल करेक्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट बोलता है डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। तो ये बिल्कुल ये भी सही है। यहाँ पे आप छोटा सा देखोगे 332 रुपये या 82 रुपये कुछ यहाँ पे रेट लिखा हुआ है। तो ये भी सही है, बी स्टेटमेंट भी सही है, ए स्टेटमेंट भी सही हो गया आपका कि टिकट बुक कराया आपने, किस तारीख को कराया और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और उसका समय, यात्रा कब शुरू होगा उसकी तारीख और समय भी दिया रहेगा, डिब्बे का बर्थ नंबर भी दिया रहेगा और उसका किराया भी दिया रहेगा। उसके साथ साथ अगला स्टेटमेंट देखते हैं सी नंबर का, ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम, है ना। ये आपका कहीं पे अंकित नहीं रहता। इसमें यदि कहीं पे देखेंगे तो ट्रेन का नंबर नहीं रहेगा, नाम, वो भी नाम भी नहीं रहेगा, ट्रेन का नंबर और नाम दोनों नहीं रहता है, और वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है स्टेशन का नाम भी नहीं रहेगा, और अंतिम स्टेशन जहाँ पे आपको पहुँचना है, ये अंतिम स्टेशन कहाँ पे पहुँचना है, कौन सी जगह से ट्रेन पकड़ना है, कौन से नंबर का ट्रेन होगा, ट्रेन का नाम क्या होगा, ये कहीं पे नहीं रहेगा आपका टिकट पे, है ना। और आपका अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय ये रहेगा, तारीख और समय रहेगा पर अंतिम स्टेशन का नाम नहीं रहेगा, है ना, कि अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय ये भी अंकित रहता है। तो इस प्रकार यदि हम बात करें तो एक जो रेल टिकट है उसमें से कौन कौन सी जानकारी हमें प्राप्त होती है भाई, आरक्षित रेल टिकट से, रिजर्व रेल टिकट से। तो पहला नंबर कि रेल टिकट के बुक करने की तारीख, समय और यात्रा शुरू करने की तारीख और समय रहता है। डिब्बे का बर्थ नंबर रहेगा, है ना, किराया रहेगा, ये भी रहता है। ट्रेन का नंबर, नाम, स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन ये नहीं रहता है किसी भी रेल टिकट में, और अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय ये बिल्कुल ये भी अंकित रहता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बी डी और ई। ए बी डी आपका सही है। तो ए बी डी आपका ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में। तो ए बी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है EVS 2014 जो कि आपके 16 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कंप्लीट हमने वीडियो के माध्यम से एनालिसिस कर लिया है। इसके बाद भी यदि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा, तो आप लोग जो है हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ करके जो है अपनी जानकारी जो है अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ना भूलेगा नहीं। और इसका PDF यदि चाहिएगा तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, समीक क्लासेस पे। इस पर जो है भरपूर आप लोग को जो है सभी जो है अभी तक के मेरे जितने भी वीडियोस आए हैं उसका PDF आप लोग को यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। उसके साथ साथ आप जो है लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता रहे। आप लोग का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद बना रहे। ऐसी अपेक्षाओं के साथ मैं इस वीडियो का अंत करने जा रहा हूँ। तो आप जो है अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और अपने पढ़ाई पे निरंतर लगे रहिएगा। इसी उम्मीदों के साथ आपका अपना दोस्त समीक कुमार आप लोग से विदा लेता है। और अंतिम वीडियो है और इसके बाद फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को फिर से मिल जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।